हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम साइकोपैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइकोपैथोलॉजी कंसेप्ट, एमएससी क्या होता है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड कॉजेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज साइकोपैथोलॉजी? द टर्म साइकोपैथोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से? साइकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइंड; पैथोस, सफरिंग और डिजीज; एंड लोगोस, जैसे आप देख रहे हैं ये 3 ग्रीक वर्ड से निकला है। ये साइकी, फिर उसके पैथोस एंड देन लोगो। ठीक है, यानी क्या है? माइंड, सफरिंग एंड स्टडी। दस साइकोपैथोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल बिहेवियर्स एंड साइकोलॉजिकल dysfunctions. It focuses on understanding the nature, origin and development of abnormal thoughts, feelings and बिहेवियर। तो इसका मतलब क्या है कि साइकोपैथोलॉजी का काम क्या है? जो माइंड की जो सफरिंग्स हैं हमारी, उनकी स्टडी करना। दस साइकोपैथोलॉजी ट्राइज टू आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाई डू सम इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एंग्जाइटी, क्यों हमें एंग्जाइटी होती है, क्यों हमें डिप्रेशन होता है, जबकि कई लोगों को नहीं होता। कई लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, और कई कहते हैं हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये सब क्या है? तो व्हाट चेंजेस अकर इन द ब्रेन, माइंड और एनवायरनमेंट टू कॉज सच टाइप ऑफ बिहेवियर। तो psychopatology is not only about identifying mental illnesses but also about understanding how normal mental processes break down। कैसे हमारे को जो प्रॉब्लम होती है, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, ऐसा क्यों होता है, क्यों जो हमारे जो नॉर्मल मेंटल प्रोसेस होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स यूज इट टू एसेस, डायग्नोज एंड प्लान ट्रीटमेंट फॉर पीपल विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इस ये क्या है? सिंपल मैंने आपको बताया कि व्हाट इज साइकोपैथोलॉजी। देन मेन गोल्स क्या हैं इसके? फर्स्ट इज डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड मॉडिफाई। डिस्क्राइब का मतलब क्या है? आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसके सिम्टम क्या हैं उनको डिस्क्राइब करता है, उसके पैटर्न क्या हैं उनके बारे में बताता है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या करता है कि कॉजेज़ क्या हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके कॉजेज़ को वो एक्सप्लेन करता है। प्रेडिक्ट करना यानी अंडरस्टैंड द कोर्स और आउटकम ऑफ द डिसऑर्डर्स। मॉडिफाई, डेवलप ट्रीटमेंट्स और इंटरवेंशंस टू रिड्यूस डिस्ट्रेस। एग्जाम्पल, ए पर्सन हैविंग परसिस्टेंट सैडनेस, लगातार कोई इंसान जो है, ऐसा इंडिविजुअल है बहुत ज़्यादा वो सैड है लगातार, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, होपलेसनेस है, मे बी स्टडीड अंडर साइकोपैथोलॉजी टू अंडरस्टैंड डिप्रेशन। उसको क्यों हो रहा है, उसके सिम्टम क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं एंड फर्दर उसका ट्रीटमेंट। कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग से हम डेविएट हो जाते हैं उसके पीछे कारण क्या है, उसके पहले हम उसके सिम्टम देखते हैं। कैसे मालूम हुआ किसी को डिप्रेशन है, कैसे मालूम हुआ किसी को एंग्जाइटी है, कैसे मालूम हुआ किसी को नींद नहीं आती है? क्योंकि हम पहले उसको सिम्टम देखते हैं, है ना, उसको हम, फिर उसके बाद कॉजेज क्यों ऐसा क्यों है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रेमेडीज जो है उसके ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। एमएससी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो है इंटर्नशिप के, अगर आप काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपने किया होगा, नहीं तो आप मैंने इंटर्नशिप के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट है। नहीं तो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है क्या वास्तव में। इज ए स्ट्रक्चर्ड मेथड टू एसेस ए पर्सन, जो क्लाइंट है उसकी करेंट साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के बारे में। जैसे अगर कोई क्लाइंट आता है काउंसलर के पास, ठीक है, थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो क्या होगा, जो काउंसलर उसको क्या देखेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की, उसके कपड़े कैसे पहन रखे हैं, उसकी वॉइस वो बोल रहा है, उसकी टोन कैसी है, कितना वो उसकी स्लो है, तेज है, कितना स्पीड पे बोल रहा है, कितना वो शाई फील कर रहा है। देयर सो मैनी थिंग जो कि आपको जो हेल्प करते हैं ये देखने में कि ये जो है क्लाइंट जो आया है वो किस टाइप की प्रॉब्लम उसको है, उसके हिसाब से जो है इट हेल्प द थेरेपिस्ट टू आइडेंटिफाई द मेंटल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। तो उसमें क्या होता है कि इट इज़ ऑफन डन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लिनिकल, जब क्लाइंट आता है काउंसलर के पास तो सबसे पहले क्या, जब उसका इंटरव्यू होता है उसमें वो देखता है कौन काउंसलर की क्या हुआ है इसको, एंड हेल्प फ्रॉम ए स्नैपशॉट ऑफ ए पर्सन मेंटल कंडीशन एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट। फर्स्ट विजिट में ये मालूम हो जाता है। द एमएससी इज सिमिलर टू ए फिजिकल कंडीशन इन मेडिसिन। जैसे एक डॉक्टर होता है, बॉडी को एग्जामिन करता है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, एग्जामिन द माइंड यूजिंग सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड इंटरेक्शन। तो ये हमारा क्या है, अभी इसको डिटेल में करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट्स कहते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इज सिस्टमेटिक असेसमेंट
ऑफ ए पर्सन करेंट, इस समय जो क्लाइंट आया है ना, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, उसकी इमोशनल फीलिंग जो क्या क्या फील कर रहा है. इट हेल्प्स क्लिनिशियंस अंडरस्टैंड हाउ ए पर्सन इज थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग एट द टाइम ऑफ द interview. The MSc provides a snapshot of the client's psychological condition and is essential in diagnosing and planning treatment. मेन कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत इजी हैं. हम खुद इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं. जनरल अपीयरेंस क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है. दिस कंपोनेंट डिस्क्राइब दी, जो इंडिविजुअल आया, जो क्लाइंट आया, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसका पोस्चर कैसा है. ग्रूमिंग, फेशियल ग्रूमिंग का मतलब क्या है? किसी की लंबी दाढ़ी जैसे होती है, एक तो किसी ने खुद ही रखी हुई हो, एक जो उसकी हालत को देख के लगे कि फैले फैले उसके बाल हैं, ठीक है ना, नहाया है कि नहीं नहाया, ठीक है ना, उसकी कंडीशन क्या है. फिजिकल कंडीशन को देख के हम ये मालूम करेंगे कि वो किस टाइप का है. इसमें फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएंगे, मोटर एक्टिविटी किस टाइप की, किस चल किस टाइप से रहा है वो. इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन सच एज बॉडी बिल्ड, पर्सनल हाइजीन, ड्रेस कैसी है उसकी, अप्रोप्रिएट है ना, एंड लेवल ऑफ अलर्टनेस, कितना जो वहाँ पे क्लाइंट जो है काउंसलर के पास आया है तो किस टाइप का है वो, कितना अलर्ट है, कितना वो रेडी है उसके लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए. द क्लिनिशियन ऑल्सो नोट्स बिहेवियर ड्यूरिंग इंटरव्यू, वेदर द पर्सन इज कोऑपरेटिव, विथड्रॉन, रेस्टलेस और हॉस्टल. की जो पर्सन आया है, ठीक है, जो पेशेंट आया है, जो क्लाइंट आया है, वो कितना रेडी है, कितना कोऑपरेटिव है, क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है उससे, तो क्या वो उसका आंसर भी दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है. जैसे for example, a well-groomed, neatly dressed person who makes eye contact and sits comfortably suggest, इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसकी. ए पर्सन विद डिप्रेशन, कोई पर्सन को किसी को डिप्रेशन है, may appear untidy, have a slouched posture and show little movement. In contrast, someone in a manic mood, यानी अगर कोई ऐसा जो डिप्रेशन में है तो क्या होगा, वो बड़ा अजीब सा होगा, अनटाइडी होगा, है ना, उसका पोस्चर बड़ा अजीब सा होगा, शो लीटर, उसकी बिल्कुल चुप होगा, उसकी मूवमेंट बहुत कम होगी. लेकिन इसके ऑपोजिट अगर कोई मैनिक है, उसके में क्या होगा, वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, रैपिड मूवमेंट्स एंड एक्सेसिव जेस्चर्स. स्पीच का मतलब क्या है कि पर्सन थॉट प्रोसेस से मालूम होता है, जो बोल रहा है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, एंड इमोशनल स्टेट. द एग्जामिनर एग्जामिनर यहाँ पे कौन है, थेरापिस्ट है, काउंसलर है. ऑब्जर्व द रेट, वॉल्यूम, tone, quantity and fluency of the speech. Example, a depressed person may speak slowly, softly, with long pauses. अगर किसी को डिप्रेशन है, वो धीरे धीरे बात करेगा, स्लो बात करेगा, सॉफ्टली बात करेगा, और लॉन्ग जब बोलेगा तो रुक रुक के, लंबा ब्रेक दे के बोलेगा. जबकि मैनिक पर्सन जो होगा, may talk very fast, loudly and jump from topic to topic, called the pressure speech. क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है, उसकी काफ़ी ज़्यादा उसकी जो एक्टिविटी है, जो बोल रहा है, वो बहुत ही रैपिड है, ओवर एक्टिव है वो. फिर मूड एंड अफेक्ट. मूड का मतलब कि मूड इज ए पर्सन इंटरनल इमोशनल स्टेट, हाउ दे फील मोस्ट ऑफ द टाइम. वाइल अफेक्ट का मतलब क्या, उसकी एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ दैट इमोशन विजिबल इन दी फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमें दिखता है, वॉइस है, बिहेवियर है. और मूड क्या कहते हैं, उसकी इंटरनल कंडीशन है. एग्जाम्पल, इन डिप्रेशन मूड इज सैड एंड अफेक्ट में अपीयर टीयरफुल और फ्लैट. वाइल इन मैनिया में क्या होता है, मूड क्या होता है, एलिवेटेड होता है, अफेक्ट में अपीयर एक्साइटेड और यूफोरिक. नेक्स्ट है थॉट प्रोसेस, यानी फॉर्म ऑफ थॉट कैसा है. दिस रेफर्स टू हाउ द पर्सन थॉट्स आर कनेक्टेड. थॉट का प्रोसेस का मतलब क्या, जो बोल रहा है, जो थॉट दिमाग में चल रहे हैं, कितने वो कनेक्टेड हैं, कितने वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने वो एक्सप्रेस्ड हैं. इट रिफ्लेक्ट्स द फ्लो क्या है, कोहेरेंस एंड लॉजिक ऑफ थिंकिंग. द एग्जामिनर ऑब्जर्व्स वेदर थॉट्स फॉलो ए लॉजिकल सीक्वेंस, और कितना है वो डिसऑर्गेनाइज, यानी वो ऑर्गेनाइज्ड हैं या वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, वो दिखता है थॉट प्रोसेस में. यानी अगर जैसे इसमें डिसरप्शंस का मतलब क्या है, जहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. इसका मतलब क्या है, टेंजेंशियल थिंकिंग का मतलब क्या है, गोइंग ऑफ टॉपिक विदाउट रिटर्निंग टू द मेन पॉइंट. जब हम उससे बात कर दे क्लाइंट से, तो वो अपने टॉपिक से हट कर कोई और पॉइंट पे बात करना शुरू कर दे. यानी क्या है, उसकी जो थिंकिंग में क्या है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डिसरप्टेड. फ्लाइट, और इसका मतलब क्या है, जो आइडिया हम उससे मांग रहे हैं, जो चाहते हैं, वो उनसे हट के किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर चला जाए. रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू दी अनदर. कॉमन इन मैनिया में बहुत सब चीज़ें कॉमन होती हैं, जो हम पूछना चाहते हैं वो उस पर ना जाकर किसी और चीज़ पे चला जाए. थॉट ब्लॉकिंग, सडन स्टॉपेज ऑफ थॉट मिड सेंटेंस, बोलते बोलते क्या उस चीज़ के बारे में बोलना बंद कर दे और फिर किसी और चीज़ पे बात करना शुरू कर दे.
Loosening of association, ideas are illogically connected. Example, when asked a question, if a patient gives a long, unrelated answer and never comes back to the point, it shows a disturbed thought process. यानी कितनी फ्लुएंस, कितना आपस में कनेक्टेड है थॉट, ऑर्गेनाइज्ड है, एक्सप्रेस्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस. देन थॉट कंटेंट क्या है, दिस इन्वॉल्व वट द पर्सन इज थिंकिंग, कि लोग क्या सोच रहा है, जो क्लाइंट है एक्चुअल उसके आइडियाज़ क्या हैं, थॉट का कंटेंट क्या है, किस बारे में वो बात कर रहा है, एक्चुअल आइडियाज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, एंड प्री ऑक्यूपेशन occupying their mind. Perception refers to how a person interprets sensory information from the environment. Mental state examination checks for, जैसे hallucination होते हैं जिसमें किसी को perceiving things that are not, वास्तव में कोई चीज़ नहीं होती लेकिन उसको लगता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है. illusion, misinterpreting real stimuli, इनको हम क्या बोलते हैं, illusion, यानी कोई कैसे उस चीज़ को परसीव करता है उस पर डिपेंड करता है. परसेप्शन होती क्या है कि हाउ ए पर्सन इंटरप्रेट्स सेंसरी जो उसका सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन वो लेता है उसको कैसे इंटरप्रेट करता है. तो हेलुसिनेशन की जब बात करते हैं, हेलुसिनेशन में भी ऑडिटरी, हमारे को जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो इस टाइप की जो उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ ना होते भी उनको आवाज़ें सुनती हैं, विजुअल कोई उनको वो चीज़ें दिखना अजीब अजीब सी, टेक्टाइल फीलिंग इंसेक्ट्स ऑन द स्किन, है ना, वास्तव में नहीं है, इंसेक्ट नहीं है स्किन पे लेकिन उनको लगता है ना. ऑफेक्ट्री यानी स्मेलिंग नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्डर्स. इल्यूजन्स कब होते हैं, इल्यूजन अकर व्हेन रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मिस परसीव्ड होते हैं. यानी फॉर एग्जांपल मिस्टेकिंग ए रोप फॉर ए स्नेक, ठीक है, उसको क्या है, किसी को रस्सी दिख रही है लेकिन होता वो सांप है, या जो है सांप है लेकिन उसको कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको मिस्टेक कर लिया, उस चीज़ को देखा, ये इसको क्या बोलते हैं, इल्यूजन, भ्रम, जिसको एक्चुअल जो मिस इंटरप्रेटिंग रियल स्टिमुली, ये क्या हो गया हमारा इल्यूजन्स. और जिसमें क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही हम उसको भी हम फील करते हैं, डेट इज कॉल्ड द हेलुसिनेशंस. नेक्स्ट है कॉग्निशन. कॉग्निशन का मतलब क्या, कॉग्निशन फंक्शंस इंक्लूड ओरिएंटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. दिस पार्ट हेल्प्स एसेस हाउ वेल द ब्रेन इज फंक्शनिंग, कितने अच्छे से हमारा जो ब्रेन काम कर रहा है, कितना हम उस चीज़ को पहचान पा रहे हैं, कितना हम जैसे मेमोरीज में आ जाती है ना, कि हम किसी चीज़ को हम कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमारा ब्रेन जो है मेंटल प्रोसेस कैसे चल रहा है, वो हम किसी चीज़ पे कितना अटेंशन कर पा रहे हैं, कितना इसलिए जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आप कितने ध्यान से उसको सुन रहे हैं, ये क्या हमारे कॉग्निशन ही तो है. तो दिस पार्ट हेल्प एसेस हाउ वेल द ब्रेन इज फंक्शनिंग. एग्जाम्पल, ए पर्सन विद डिमेंशिया, जिसको भूलने की प्रॉब्लम है, लूजेज ट्रैक ऑफ टाइम और बी अनएबल टू परफॉर्म सिंपल मेंटल टास्क शोइंग कॉग्निटिव डिक्लाइन. इंसाइट का मतलब क्या, मीन्स अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ओन मेंटल कंडीशन. अपनी खुद के बारे में क्या है, इंसाइट होना, अपने खुद के बारे में, अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में अवेयर होना कि हम कितना सही है, कितना गलत है, अपने कहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम है. हर एक को अपने बारे में सब कुछ पता होता है. द एग्जामिनर असेसेस वेदर द पर्सन, एग्जामिनर हम यहाँ पे कोई थेरेपिस्ट या काउंसलर, assesses whether the person recognizes that they have a problem and need help, कि कितना क्या वो ये क्या देखते हैं कि जो क्लाइंट है क्या उसको पता भी है उसको प्रॉब्लम है क्या. इंसाइट कैन रेंज फ्रॉम कंप्लीट डिनाइल टू फुल अवेयरनेस. यहाँ पे इसमें क्या होता है कि कई लोग तो अपने बारे में पता होता है और वह इलाज के लिए खुद ही आ जाते हैं. कई लोग क्या है, इलाज के लिए उनको अगर लाया भी जाता है तो वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि उनको वो प्रॉब्लम है, तो उसको इसके कम्प्लीटली डिनाइल टू फुल अवेयरनेस. जैसे अगर कोई अपने कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको अगर लेके आते हैं या खुद भी आता है डॉक्टर के पास, तो ही इज़ रेडी बिकॉज ही इज़ फुली अवेयर अबाउट हिज कंडीशन, मेंटल कंडीशन. बट समटाइम व्हाट हैपन्स, there are some clients, there are some patients also who themselves know but from which the problem they are suffering from, but they at every cost they are not ready to accept their condition. तो गुड इंसाइट में क्या होता है, द पर्सन अंडरस्टैंड दे आर इल एंड नीड ट्रीटमेंट. पुअर इंसाइट में क्या होता है, पर्सन जो है डिनाइज बीइंग सिक और एट्रीब्यूट सिम्टम टू एक्सटर्नल कॉजेज. एग्जाम्पल, एक पर्सन, जैसे हम इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे किसी ने बच्चे ने एग्ज़ाम की तैयारी की ही नहीं और फिर उसका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो वो क्या कहता है कि वो नहीं, ये गलती उसकी नहीं, ये तो पेपर ही गलत आया था, ये जिसने मार्किंग की वही गलत था. यानी कि हमें वास्तव में अपने आप को पता होता है
कि नहीं हम लोग कहाँ पे सही हैं कहाँ पे गलत हैं। तो ए पर्सन विद डिप्रेशन हु सीक्स थेरेपी हैज़ गुड इंसाइट, अगर वो डिप्रेशन का पेशेंट है कोई और वो थेरेपी के लिए आया है तो उसको पता है अपने बारे में, वो ही इज़ रेडी टू टेक द ट्रीटमेंट। वाइल ए मैनिक पेशेंट हु इंसिस्ट नथिंग इज रॉन्ग विद मी हैज़ पुअर, मैनिक पेशेंट को पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्या डिनाई करता है कि इसलिए वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं है। अगर ट्रीटमेंट के लिए आता भी है देन इवन देन ही इज़ नॉट ready to accept his or her mental condition or whatever from which the problem he is suffering from. Example, a person with depression who seeks therapy has good insight, while a manic patient who insists nothing is wrong with me has poor insight. Next, the judgment. Judgment refers to the ability to make realistic, socially appropriate, and safe decisions in daily life. It involves understanding the consequences of one action, यानी understanding the consequences of one's action, हम जज करना किसी चीज़ को, मेक रियलिस्टिक, सोशली अप्रोप्रिएट क्या है, सेफ डिसीजन हमारी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस और चूजिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, चूजिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जजमेंट कैन बी इवेलुएटेड थ्रू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक एज्यूम करना किसी कंडीशन को, जैसे व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाइंड ए स्टैम्प्ड एड्रेस लेटर ऑन द स्टेट। अब इसमें कैसे मालूम होगा, जजमेंट का कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, उसकी सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि नहीं है, उसकी जो डिसीजन ले रहा है वो सेफ है, वो सही भी है कि नहीं है। और बाय ऑब्जर्विंग रियल लाइफ, या तो हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाते हैं, उससे पूछते हैं क्लाइंट से कि मान लो आपको कोई सड़क के ऊपर कोई स्टैम्प्ड है एड्रेस लेटर, कोई एक लेटर आपको मिलता है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो गुड जजमेंट क्या होगी, आई वुड पुट इट इन द नियरेस्ट मेल बॉक्स। तो क्लाइंट क्या कहेगा कि अगर मुझे वो लेटर मिलता है ना, तो मैं उसको, मुझे सड़क पे मिला है तो मैं उसको मेल बॉक्स में जो भी नियर बाय होगा उसमें ड्रॉप कर दूंगा। वो जजमेंट क्या क्या कहेगी, आई वुड ओपन इट टू सी व्हाट इज द इनसाइड। वो जजमेंट क्या 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 होगी इसके अंदर कि मैं तो एनवेलप को खोलूंगा, उसको देखूंगा उसमें वास्तव में क्या है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से हमें मालूम हो जाता है कि ये किस टाइप का उसका जो बिहेवियर है वो कितना सोशली अप्रोप्रिएट है, जो उसका डिसीजन है वो कैसा है, जिससे उसकी मेंटल या जो उसकी जो है कंडीशन के बारे में पता चलता है कि क्या उसके दिमाग में है, क्या चल रहा है। क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम एमएससी का मतलब ही क्या होता है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। हम इन सब चीज़ों से ये मालूम करते हैं कि जो क्लाइंट आया है उसकी कंडीशन कैसी है, कितना वो रेडी है, क्या उसके थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या किसी वॉइस है, उसकी टोन कैसी, स्पीच कैसी है, कैसे वो ड्रेस्ड अप है, ठीक है ना। तभी उसे मालूम हो जाएगी कि वो उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, अब क्या हम क्या करेंगे, इनके क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन साइकोपैथोलॉजी मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मेंटल डिसऑर्डर्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सिमिलर सिम्टम, कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर। सेम जो होंगे उनको एक उसमें डाल देंगे, दूसरे वालों को जो सेम होंगे उनको दूसरे में डाल देंगे, बेस्ड ऑन द उनके सिम्टम जिनके सेम होंगे, कॉजेज होंगे एंड क्लिनिकल फीचर्स, उनके हिसाब से हम उनको एक एक ग्रुप में डाल देंगे। तो विदाउट क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स वुड बी कन्फ्यूजिंग एंड, क्योंकि हम जब उनका क्लाइंट का जो है क्लासिफिकेशन करेंगे तभी तो हम उनके ट्रीटमेंट कर पाएंगे एक जैसे पेशेंट्स की। नहीं तो हमें क्लासिफिकेशन का एक और चीज़ भी है कि अगर हम जो उसके सिम्टम होंगे, डिप्रेशन को पेशेंट उसके सिम्टम देखेंगे और सिम्टम के कारण जो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे जो वो बता रहा है ना, उन सबके पास के बेस पे तो हम जब ये देखेंगे हाँ इसको क्लाइंट को डिप्रेशन है और फिर उसके बाद उसका इलाज हम कर सकते हैं। मेन क्लासिकल सिस्टम कौन से क्लासिफिकेशन, DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये क्या है, APA आपने पढ़ा है साइकोलॉजी में कई बार कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन पब्लिशेस द DSM। इट प्रोवाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको थोड़ा सा ये टर्म को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वेरी सिंपल, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन फॉर डायग्नोसिंग मेंटल disorder. The latest version is कौन सा DSM-5, which lists each disorder with its symptoms, duration, and related conditions. It helps psychologists and psychiatrists all over the world use the same language for diagnosis and research. DSM-5 includes, जैसे डिप्रेशन की बात करें, हम एंग्जाइटी की बात करें, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर, इनके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, DSM। नेक्स्ट है ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज। WHO पब्लिशेस दी, ये जो कौन कर रहा है, ये APA कर रहा था, DSM, ICD कौन कर रहा है, WHO। इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल, ये फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह के, उसमें क्या था मेंटल डिसऑर्डर, ये फिजिकल एंड मेंटल दोनों को ले रहा है। द करेंट वर्जन इज ICD-2। इट इज़ यूज्ड
internationally hospital and research for recording and reporting all diseases including mental health condition। जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर अंडर द सेक्शन मेंटल बिहेवियर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये सब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है CCMD। CCMD का मतलब है चाइनीज क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। नाम से मानो चाइनीज, इसमें यूज मेनली इन चाइना। द CCMD इज सिमिलर टू DSM एंड ICD जो हमने ऊपर बात की है, बट इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है कि हम कल्चरल स्पेसिफिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी बात करते हैं, दैट आर कॉमन इन चाइनीज सोसाइटी। इसलिए क्या है, ये चाइनीज क्लासिफिकेशन मेंटल डिसऑर्डर्स में जो हमने ऊपर दो बात की है, हमने DSM भी है इसके अंदर एंड ICD भी है, लेकिन इसके अलावा जो है कल्चर बेस्ड होते हैं जो कि पर्टिकुलरली फॉर हैव बीन मेड फॉर द चाइनीज कल्चर। इस टाइप से क्या है कि इन शॉर्ट मैंने आपको बताया DSM-5 का काम क्या बाय APA ने दिया है, यूज मेनली इन USA। ICD-11 ने क्या ने टू IC2 में क्या किया, WHO ने दिया है और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। CCMD क्या है, चाइना पे बना है ये, वो वहाँ पे यूज़ होता है, कल्चर बेस्ड होता है। अब कॉजेज़ क्या है मेंटल डिसऑर्डर्स, हम इटियोलॉजी बोलते हैं। द कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स आर मल्टी फैक्टोरियल, कई कारण होते हैं, कोई एक सिंगल फैक्टर जो होता है रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। मॉडर्न व्यू इज़ द बायो साइकोसोशल मॉडल, इसमें बायो का मतलब कि बायो भी आ गया, साइकोलॉजिकल भी आ गया एंड सोशल भी आ गया, जिसके अंदर ये सारे फैक्टर जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं, विच इंक्लूड्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये तीनों क्या जो होता है, नो सिंगल फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल, इसलिए इसको हम बायो साइको सोशल मॉडल बोलते हैं, जिसमें तीनों तरह के फैक्टर की हम बात करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात करते हैं। मैंने डिसऑर्डर जैसे कि हमारी फैमिली में चले आ रहे हैं, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी की फैमिली में डिप्रेशन चला आ रहा है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ऑब्वियसली ये जो है आगे पास ऑन होता है। तो ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, क्योंकि रन इन फैमिलीज। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, सीरोटोनिन है, डोपामाइन है ना, ये हमारे क्या है, ये केमिकल्स हैं, कैन लीड टू मूड स्विंग एंड थॉट। जैसे हम कहते हैं ना कि जिसको डिप्रेशन होता है उसमें ऑब्वियसली जो ये डोपामाइन है उसकी कमी होती है, तो उसके लिए डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें डोपामाइन कंटेन करता है। तो ये इनका काम क्या होता है, कैन लीड टू मूड एंड थॉट डिसऑर्डर्स। जितना कितना वो उनमें अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है हमारे डिसऑर्डर। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डैमेज और एबनॉर्मेलिटीज हैं ब्रेन रीजन्स, लाइक हमारे फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम आती है, हिपोकैम्पस को डैमेज हो जाता है, एमिगडाला कैन कॉज बिहेवियरल चेंजेज, ये बायोलॉजिकल चेंजेस हैं। एंडोक्राइन एंड हार्मोनल फैक्टर्स, यानी इम्बैलेंस हमारे थायराइड ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। एड्रेनल है, हॉर्मोन्स कैन लीड टू एंग्जाइटी और डिप्रेशन। आज की डेट में तो मेजोरिटी ऑफ वुमेन जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम द थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे गले में होती है थायराइड ग्लैंड, वो उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपोथायरॉयडिज्म, तो दे हैव टू टेक द थायरोक्सिन और थायरोनॉर्म मेडिसिन डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ देयर कंडीशन। तो वही मैं कह रही हूँ कि एंडोक्राइन एंड हार्मोनल के अंदर क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे को जब वो इम्बैलेंस होता है कैन लीड टू एंग्जाइटी और डिप्रेशन। इन्फेक्शंस की बात करते हैं, टॉक्सिन्स की बात करते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन, एल्कोहल और ड्रग अब्यूज कैन हार्म ब्रेन फंक्शनिंग। तो ये हमारे क्या हो गए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जैसे ट्रॉमा, निगलेक्ट और इनसिक्योर अटैचमेंट में रिजल्ट इन इमोशनल इंस्टेबिलिटी, है ना। लेटर अगर शुरू में अगर किसी बच्चे को निगलेक्ट किया गया, उसको इनसिक्योर अटैचमेंट है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि उसके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो आगे जाके जब बड़ा होगा तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी ही होगी उस बच्चे के अंदर, क्योंकि वो उसको बचपन से ही वो सब चीज़ें मिली हैं, तो उसको उसमें दिखाई देगा उसके बिहेवियर में वो चीज़। लर्न बिहेवियर, फॉल्टी लर्निंग, रीइंफोर्समेंट एज इन फोबियाज, एडिक्शंस में डेवलप इनटू मेल एडेप्टिव बिहेवियर। तभी हमने, आपको याद होगा कि फोबिया के लिए हमने कितना हमने एंग्जाइटी के बारे में बात की, जिसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की, हमने जो कि पावलव ने दिया था, हमने उसकी स्किनर की बात की और ओपन कंडीशनिंग की, कैसे हम लोग बिहेवियर को अनलर्न कर सकते हैं, जो डिज़ायरेबल बिहेवियर नहीं हम कैसे उसको अनलर्न कर सकते हैं और उसको डिज़ायरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कैसे फोबिया किसी को एंग्जाइटी है तो उसको हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू कैसे उसके डर को हम भगा सकते हैं, ताकि मान लो किसी का स्विमिंग से डर लगता है तो पहले उसको एक दिन उसको हल्का सा हाथ पकड़ कर आए, दूसरे दिन फिर उसको सपोर्ट करे, करते करते उसका आखिर में उसको खुला छोड़ दे कि ताकि जो इनके हिसाब से जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में हमने पढ़ा था कि उसको फिर छोड़ दे, उसका जो डर है वो एकदम से जो उसको पानी में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर उस एकदम से उसका जो एक्सपोजर होगा तो उसका डर क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस तरह के लर्न बिहेवियर जो कि फॉल्टी लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट जिसमें एज इन फोबियाज है, एडिक्शंस है, में डेवलप इनटू मैलएडेप्टिव बिहेवियर। कॉग्निटिव पैटर्न, इरेशनल बिलीफ सिस्टम है हमारा, नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स है, अपने बारे में गलत सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, कैन लीड टू, जितना ज़्यादा आपने देखा होगा हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग कई लोगों में होती है, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, ठीक है, क्रूड थिंकिंग होती है, ऑटोमेटिक थॉट आते रहते हैं दिमाग के अंदर कुछ कुछ, हमेशा वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिव चीज़ ढूंढते हैं, तो उसमें ऐसे लोगों को जो है एंग्जाइटी डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एज प्रपोज बाय फ्रॉइड, रिप्रेस डिज़ायर, हमने काफ़ी पढ़ा है, जो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है दैट इज ओनली बेस्ड ऑन द अनकॉन्शियस माइंड। कैसे में जो डिप्रेस डिज़ायर होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कैन रिजल्ट इन दी न्यूरोटिक सिम्टम्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक परफेक्शनिज्म है, लो सेल्फ एस्टीम है और डिपेंडेंसी कैन मेक वन वल्नरेबल। ये हमारे सारे के सारे क्या थे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट कम टू द सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या आएंगे, एनवायरमेंटल में सोसाइटी एनवायरमेंट जिसके हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट हॉस्टाइल होगा, अगर ओवर प्रोटेक्टिव होगा, निगलेक्टफुल होगा तो फैमिली ऑब्वियसली तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, रिस्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। फिर है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉवर्टी है, बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन है, स्लम में रह रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली उनका जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियां आएंगी, बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी तो स्ट्रेस होने के चांसेस होते ही होते हैं। कल्चर इन्फ्लुएंसेस, कल्चर शेप्स द एक्सप्रेशन एंड परसेप्शन ऑफ द मेंटल इलनेस। जिस कल्चर में हम रहते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी में दिखता है, तो वो क्या है, उसका भी इन्फ्लुएंस आता है। तो दिस इज कॉल्ड द सोशल एंड बायोलॉजिकल सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन स्टिग्मा, कि अगर हमारे को सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार आप देखते हैं कि बच्चे ग्रुप बनाते हैं, लेकिन एक कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लोग लाइक नहीं करते, जो जिस भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं दे आर केप्ट असाइड, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आइसोलेशन के कारण कि लैक ऑफ सोशल सपोर्ट वर्सन एग्जिस्टिंग मेंटल प्रॉब्लम, जो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम बचपन से शुरू होती है, बढ़ते बढ़ते वो आगे जाके डिप्रेशन में और बाकी चीज़ों में नेगेटिविटी की तरफ हम वो बढ़ जाते हैं। लाइफ इवेंट्स का मतलब है डेथ, डिवोर्स और लॉस ऑफ जॉब कैन ट्रिगर डिसऑर्डर्स इन वल्नरेबल इंडिविजुअल, क्योंकि हमारी लाइफ में जो किसी के नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है, किसी का डिवोर्स हो जाता है, जॉब चली जाती है, और देयर सो मेनी थिंग्स जो हमारी लाइफ में चलती रहती हैं, उन कारण से भी हमारे को प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप से हमने क्या देखा, कैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, है ना, जो हमारी फैमिली के थ्रू आते हैं हमारे पास, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। तो आपने जैसे देखा कि एज पर योर यूजीसी सिलेबस हमने कवर किया साइकोपैथोलॉजी क्या होता है, कंसेप्ट, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन एंड कॉजेज। तो इस वीडियो को यहीं पे हम पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़, दोज हु हैव न्यूली ज्वाइन दिस चैनल, मैं आपको बता दूं कि करंटली वी आर डूइंग यूनिट 9। Prior to that, we have already made the videos of till unit 8. As and when we complete that particular unit, we share with you the single link और single one video, जिसमें हम क्या करते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बननी है, आपको उस सभी वीडियोस का एक वीडियो का लिंक हम आपके साथ शेयर करते हैं, सो डैट यू आर एबल टू सी द फुल यूनिट एज अ होल यूनिट इन द सिंगल सीटिंग रादर in 30 minutes और whatever duration of each video। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो ओल्ड स्टूडेंट है दे नो everything, but those daily what I am noticing, there are so many students who are joining this channel daily। तो उनके लिए ये है कि जो आपको हर उसके लिए आपको हर यूनिट के एंड में आपको एक सिंगल लिंक भी शेयर होगा। इसके अलावा आपके कोई भाई बहन जो है आपके फ्रेंड में हैं, कोई फैमिली में हैं, अगर कोई एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो उनके लिए भी मैंने पूरे मॉड्यूल्स की इग्नू के हिसाब से आपके पूरे प्लेलिस्ट बना रखी हैं एज़ पर द जो है सिलेबस। आपके लिए हर मॉड्यूल के लिए आपका एक प्लेलिस्ट में हमने लिंक शेयर किया है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में
आप how to make internship file, even how to make a project report, how to write practical files for both years, and even how to write assignments. तो आप वो देखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. इवन देन यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरी, यू आर मोस्ट वेलकम. You can write your questions, comments in the comment section, and we'll try to resolve them as much early as possible. Thank you once again for being part of this free YouTube channel.